अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप फिज़िक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और घर में छुट्टियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और उसमें हमने पढ़ना है गॉसेस लॉ को। क्या पढ़ना है जी? गॉसेस लॉ। अब लास्ट लेक्चर थोड़ा सा ये जो गॉसेस लॉ है इसका जो तसलसल है वो हमारे पिछले लेक्चर से इसको ज़रा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लास्ट लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 8 में उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई स्फेरिकल बैग है, बैग समझते हैं ना, उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, उसके सेंटर पर या उसके अंदर इस स्फेरिकल बैग ने क्यू चार्ज को अगर इनक्लोज किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो इस स्फेरिकल सरफेस में से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा जी बेटा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कितना कैलकुलेट किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने ये कहा कि अगर इस पॉइंट चार्ज को इस छोटी सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, घेरा हुआ है, तो फिर उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी इतना ही है। अगर स्फेरिकल की बजाय ये जो हमारा बैग है ये आम जैसा हो जाए, आम मैंगो जैसा, यानी मैंगो अगर सरफेस ने इसको घेरा हुआ है ऐसे ऐसे, ये लें जी, यानी ये जो बैग है, यानी बैग किसी भी शेप का हो सकता है। स्फेरिकल, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक आमनमा कोई बैग है, उसके अंदर आपने चार्ज को, कितना चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू अगर उसके अंदर रखा हुआ है, तो उसकी उस बैग की सरफेस में से, ये मैं बैग एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये बैग ही ना ज़हन में रख लेना, ठीक है? तो उस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो कितना होगा? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने, यानी ये जो क्यू है ये कोई पॉइंट चार्ज है, यानी पॉइंट चार्ज किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर आपने रखा हुआ है, स्फेरिकल सरफेस ने उसे इनक्लोज किया हुआ है, या स्फेरिकल सरफेस नहीं है, हमारी सरफेस कोई आम नमा है, कोई तरबूज नमा है, आजकल मौसम है तरबूज खाने का, तरबूज नमा है या खरबूजा नमा है, कोई भी सरफेस है, कोई भी बेटा सरफेस है, ठीक है, उसने अगर क्यू चार्ज को क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, तो उसमें से, उस सरफेस में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना फ्लक्स है जी? कितना फ्लक्स है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस ने हमने ये कहा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 over epsilon times the total charge enclosed by that surface, ठीक है? The electric flux passing through any closed surface is 1 over epsilon times the total charge enclosed by that surface। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1 over epsilon times the total charge enclosing the surface। ये
गॉसेस लॉ है। क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, in the field of electricity and magnetism. This is a very very important law which is called Gauss's law. तो what is Gauss's law? दोबारा याद करें इसको जी, बोले जी, याद करके दिखाएं, बताएं जी बेटा। What is Gauss's law? The electric flux passing through any closed surface, any closed surface. क्लोज सरफेस कौन सी होगी बताएं जी? एक मेरा ये हाथ है, ये बेटा फ्लैट सरफेस है, ये क्लोज नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लोज सरफेस ही किसी चीज को घेर सकती है, इनक्लोज कर सकती है। क्या ये मेरा हाथ जो है, ये जो फ्लैट सरफेस है, वो इसको क्लोज कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे कर ले, लो जी अब ये क्लोज हो गया ना, इसका मतलब है ये जो पूरी सरफेस है ये क्या बन गई? क्लोज सरफेस है। ये जो है ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है। ये कौन सी सरफेस बनेगी? ये सारी, ये वाली, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी क्लोज सरफेस है। इसी तरह से ये जो डब्बा है आपके सामने है, ये भी क्लोज सरफेस बनेगा। कितनी सरफेस को मिलाकर? ये वाली ऊपर भी, टॉप भी, बॉटम भी, ये वाली सारी साइडें भी, और ये सारी मिला के क्या बनेगी? क्लोज्ड सरफेस। जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, उस कमरे की अगर चारों तरफ से फर्श भी, छत भी, चारों दीवारें भी, सारी सरफेस को मिला दिया जाए तो वो भी क्या बन जाएगी? एक क्लोज्ड सरफेस बन जाएगी। अगर क्लोज सरफेस ने क्यू चार्ज को क्या किया हुआ हो? इनक्लोज किया हुआ हो, तो उस सरफेस में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो किस बात पे डिपेंड करता है जी? किसके बराबर होगा? बल्कि किसके बराबर होगा? 1/epsilon times the total charge enclosed by that surface. अच्छा, अभी तक हमने ये बातें की थी कि अगर स्फेरिकल सरफेस ने, अगर ये आमनमा सरफेस ने, यानी किसी भी शेप सरफेस ने पॉइंट चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, पॉइंट चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q/epsilon0 है। अब हम जरा एक ऐसी सरफेस कंसिडर करते हैं जिसने एक पॉइंट चार्ज की बजाय बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ हो, तो फिर उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? मसलन अगर फर्ज करें आपके पास ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है, ये तो फिर कौन सी बन गई है? आमनमा बन गई है या आमनमा बन गई है, मैंगोनमा बन गई है, चलो बनने दो, नो प्रॉब्लम। ले जी, इसके अंदर लेट्स से के Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ठीक है, Q7, Q8, Q9, ऐसे Qn। ले जी, अब इस बैग के अंदर आपका जो बैग है, ठीक है, वो एक किताब या एक पॉइंट चार्ज रखने की बजाय अब आपने काफी सारी उस बैग के अंदर कितने पॉइंट चार्जेस भर दिए? n पॉइंट चार्जेस भर दिए, तो नो प्रॉब्लम। ये देखो, इस सरफेस का जो इतना सा हिस्सा है, इसमें से गुजरने वाला बताएं जी, इसमें से इतने से हिस्से में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q/epsilon0। चार्ज कौन सा? Q1, तो Q1/epsilon0। अच्छा, इतने से हिस्से में से कितना होगा बताओ? Q2/epsilon0। इतने से हिस्से में से कितना होगा? Q3/epsilon0। इतने इस n में से कितना होगा? Qn/epsilon0। तो क्या मतलब है? एक पॉइंट चार्ज किसी बैग में डालने की बजाय, किसी क्लोज सरफेस ने एक पॉइंट चार्ज को इनक्लोज करने की बजाय अब कितने पॉइंट चार्जेस को घेरा हुआ है? n पॉइंट चार्जेस को घेरा हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उस बैग के अंदर एक किताब है, एक पॉइंट चार्ज है, या उसके अंदर 10 किताबें हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन शर्त क्या है कि घेरना चाहिए, उसे इनक्लोज करना चाहिए, ठीक होगी बात। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग दिस चार्ज Q1? जी बताइए। गॉस लॉ को आप ये समझ लें, ये उसका प्रूफ है, ठीक है। तो उसमें से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस enclosing a
चार्ज Q1 इज, क्या होगा बताओ, क्या आएगा, phi1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। Similarly, the electric flux passing through the surface enclosing the charge Q2, बताओ जी, surface enclosing the charge Q2 क्या आ जाएगा, phi2 कितना आ जाएगा, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड ये एंड थ्रू द सरफेस enclosing a charge Qn, वो क्या आ जाएगा, phi n इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस वो कितना होगा, phi e इज इक्वल टू क्या बनेगा, पहली में से कितना, इतने हिस्से में से कितना बेटा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इतने में से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इतने में से Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये सिलसिला जारी रहा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो ये क्या है, सारे पॉइंट चार्ज को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये वो टोटल चार्ज आ गया, नहीं इस बैग के अंदर है, इस बैग के अंदर है, या ये वो टोटल चार्ज आ गया जो उस क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो phi e इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्लोज्ड सरफेस ने एक पॉइंट चार्ज को इनक्लोज किया हुआ हो या n पॉइंट चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ गर्ज इस बात से है कि हमारी इस क्लोज सरफेस ने या इस डब्बे के अंदर या उस बैग के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। सो व्हाट इज गॉसेस लॉ, डिफाइन करेंगे गॉसेस लॉ को। व्हाट इज गॉसेस लॉ? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 over epsilon times the total in charge enclosed by the closed surface। अब ये जो closed surface है इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, जैसी मर्जी हो, any arbitrary shape, ये ऑब्जेक्टिव में आता है any arbitrary shape, कोई भी शेप हो सकती है। arbitrary का मतलब है कोई भी शेप हो सकती है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, एनी आर्बिट्रेरी शेप। सो गॉसेस लॉ याद हो गया। व्हाट इज गॉसेस लॉ? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अब नंबर 1, गॉसेस लॉ से हमने करना क्या है। ये हमारा पहला सवाल है कि गॉसेस लॉ से हम क्या करेंगे। लो जी, गॉसेस लॉ से क्या करना है जी, ये सवाल है। गॉसेस लॉ से यानी पहली बात आपने क्या याद की कि गॉसेस लॉ होता क्या है, याद हो गया। अब दूसरी बात क्या करना है कि हमारी जो गॉसेस लॉ है ये किस मर्ज की दवा है, यानी इससे हम करेंगे क्या। तो क्या करेंगे जी गॉसेस लॉ से? वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी by using Gauss law. We will find the electric intensity E due to any charge distribution, यानी
किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? देखो, अगर फर्ज करें चार्ज एक स्फेरिकल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन चार्ज स्फेरिकल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम फाइंड कर सकते हैं किससे? गॉसेस लॉ से। ये हम करेंगे। उसके बाद अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसी बहुत बड़ी शीट पर, नहीं फर्ज करें एक शीट के ऊपर, बहुत पतली सी शीट है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हमारे पास बड़ी बारीक सी पतली सी शीट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस शीट के इधर इधर ऐसे शीट है, ऐसे इस बहुत बारीक शीट समझ लें, वेरी वेरी थिन, इसके इधर इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हमने मालूम करनी हो, ठीक है। इसी तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेट्स से किसी एक लाइन पर, ये लाइन है, उस लाइन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इस पॉइंट इधर पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी हो। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर, सिलेंड्रिकल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो हमें इधर इधर दाएं बाएं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी हो। तो ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी भी, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फेरिकल सरफेस पर हो सकती है, एक थिन शीट पर हो सकती है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पर हो सकती है, एक लाइन पर हो सकती है, या हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो सकती हैं, जैसे ये है, ऐसे हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो सकती हैं, ये ऐसे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इधर नेगेटिव। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने किसी पॉइंट पर ऊपर नीचे मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? गॉसेस लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? गॉसेस लॉ लगाएंगे। तो फिर क्या बात हुई? पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या था बताओ? नंबर 1 कि गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस। नंबर 2 फिर क्या हमने करना था? गॉसेस लॉ से करते क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करते हैं। वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप समझ लें कि इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस पर आकर कूलम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है। कूलम लॉ से भी तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करते हैं ना। कैसे वाला? आपको पता है ना, याद है ना कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा हुआ है, बचूंगड़ा सा चार्ज, मतलब उसका साइज बहुत छोटा है, अगर ये पड़ा हुआ है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद है ना। उससे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? पड़ी थी ना, कितनी होगी? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और इसकी वेक्टर फॉर्म हमारे पास ये आ गई। इसकी डायरेक्शन किधर थी? अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो आपने इस चार्ज से दूर, आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम कर ली। अब यही अगर काम आप इधर कूलम लॉ इधर लगाना चाहें, कूलम लॉ यहां लगाना चाहें, फिर क्या होगा बताओ जी? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो डिस्टेंस है वो हम कौन से पॉइंट चार्ज से लेंगे? कौन से पॉइंट से लेंगे? हमारे इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे, इधर से पॉइंट लेंगे, किसके लिए लेंगे पता नहीं। यानी जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है वो कहां से लेंगे जी? बताइए आप जरा। अगर पूरी शीट पर चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट, इसमें पूरी शीट में पॉइंट चार्जेस से भरी पड़ी है, तो फिर आपका जो आर होगा, डिस्टेंस होगा, वो कहां से होगा? तो इसलिए जब पॉइंट चार्जेस नहीं है, किसी शीट पर चार्ज है, स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज है, या सिलेंड्रिकल सरफेस पर चार्ज है, या किसी लाइन पर चार्ज है, यानी इस पॉइंट से अगर आप इस लाइन पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आर आपका डिस्टेंस कहां से होगा? इस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से होगा,
इस पॉइंट से होगा कि कहां से होगा। तो इसलिए फिर इन सूरतों में कूलम लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। कूलम लॉ जो है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई। तो फिर जो है वो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कूलम लॉ लगाकर इन सूरतों में हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, डिफिकल्ट है इस कूलम लॉ को इन सूरतों में लगाना। तो इसलिए फिर हम कौन सा लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय गॉस लॉ ड्यू टू दीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम करेंगे कैसे, ये अगला सवाल है। पहला सवाल क्या था, गॉस लॉ क्या है, दूसरा सवाल क्या है, गॉस लॉ से करते क्या हैं, और तीसरा सवाल क्या है कि हम कैसे करेंगे। ये जो कैसे का सवाल है ये इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा, एंड दैट विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा केस होगा कि हमने इस गॉस लॉ से गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। आई होप कि आप यहां तक कल याद कर लेंगे और फिर हम इस गॉस लॉ को मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर लगाएंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।